geometry. These are axial ligands and these are equatorial ligands, isn't it? So this is trigonal bipyramidal geometry. So in this trigonal bipyramidal geometry, अगर हमारे पास d orbitals होंगे, they will split into 3 sets. तो यहाँ पे ये split होंगे into 3 sets. मतलब यहाँ पे हमारे d orbital का set है और trigonal bipyramidal geometry में they split into 3 sets. हमारे पास सबसे lowest energy level में 2 sets होते हैं. ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? These are the orbitals which contain z log, z axis, मतलब dxz orbital and dyz orbital. उसके बाद दो और सेट हमारे एनर्जी लेवल के यहाँ पे आते हैं, d ऑर्बिटल्स के दो और सेट यहाँ पे आते हैं. ये कौन से ऑर्बिटल्स है? ये है dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये हमारा है dxy ऑर्बिटल. उसके बाद हमारा हाईएस्ट एनर्जी सेट जो होता है यहाँ पे, दिस इज dz square orbital. So dz square orbital is the highest energy orbital. This is dz square orbital. So filling of electrons takes place like this. So we can say over here, this is the lowest energy set. This is the lowest energy set and this is the higher energy orbital. This is the highest energy orbital. So the highest energy orbital in case of trigonal bipyramidal field, it is dz square. So we have been asked the number of orbitals, the d orbitals will split into. So the correct answer is they split into 3 sets, isn't it? So the correct answer of this question is these orbitals split into 3 sets. These two are degenerate, these two are degenerate, and this one. So the correct option for this answer is that is 3. So let us move to the next question. Next question पे जाते हैं. This question has been asked from ESR spectroscopy. This question has been asked from ESR spectroscopy and the concept involved in this question is that is Drago rule. Drago rule से question आया है ESR spectroscopy में. So what has been asked? The number of lines exhibited by, हमें lines निकालने हैं, exhibited by high resolution EPR spectrum of this bis ethylene diamine copper second. So ये हमारे पास कंपाउंड है bis ethylene diamine copper second. कॉपर का यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन दिया गया है I = 3/2 और नाइट्रोजन का 1 है. तो देखो ड्रैगोज रूल क्या कहता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये हमारे पास कॉपर है, इट्स अटैच्ड टू इथिलीन डायमाइन. तो यहाँ पे हमारा इथिलीन डायमाइन है. सो दिस इज इथिलीन डायमाइन, दिस इज इथिलीन डायमाइन. बट हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, बिकॉज इट इज बिस इथिलीन डायमाइन. तो यहाँ से एक और इथिलीन डायमाइन मॉलिक्यूल होगा. So this is the compound which are given over here. ये compound हमारे पास given है. तो हमें बताना है इस compound में EPR या ESR लाइनेस कितने आते हैं. तो यहाँ पे ड्रैगोज रूल अप्लाई करना है. ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस, हाइड्रोजन अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस do not show splitting. और वो हाइड्रोजन स्प्लिटिंग नहीं शो करेंगे विच आर अटैच्ड टू मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस. मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल जिनका I इज नॉट इक्वल टू 0, दे आर मैग्नेटिकली एक्टिव. नाइट्रोजन का I जो है, I फॉर नाइट्रोजन इट्स इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस. जो भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होगा दैट विल नॉट शो स्प्लिटिंग. मतलब ये वाला हाइड्रोजन स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला हाइड्रोजन स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग, दिस विल नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग. सो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे 2ni+1 रूल लगेगा. 2ni+1 बिकॉज ऑफ कॉपर एंड देन 2ni+1 बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन. बट 2ni+1 रूल ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट बी वैलिड ओवर हियर बिकॉज ड्रैगो रूल लगेगा. तो देखो कॉपर के लिए हमारे पास I 3/2 है. सो वी हैव n इज द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स. एक कॉपर एटम है I = 3/2 + 1, ये कॉपर के लिए. उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? वी हैव 4 एटम्स, दैट्स n = 4I. I हमारा नाइट्रोजन के लिए 1 है +1. तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 = 4. 2 4s are 8 + 1 = 9. So 4 × 9 = 36. So the correct answer for this question is 36. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में जिसका आंसर था 20. तो वहां पे 2 नाइट्रोजन के बदले 2 ऑक्सीजन वहां पे थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं.
What will be the correct number of Mossbauer liners for K4 FeCN6 in absence and in presence of field? तो यहाँ पे मॉसबॉर में हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। पहले हम देखेंगे जो हमारे पास K4FeCN6 है, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज FeCN6, FeCN6, इट्स FeCN6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इन दिस केस आयरन इज इन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट निकालेंगे, EFG निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहाँ से हम देखते हैं कि ये जीरो है या नॉन जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में अगर लाइगेंड सिमेट्री होगी, लाइगेंड सिमेट्री का मतलब है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगा या परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होगा, देन देयर इज लाइगेंड सिमेट्री। प्लस सेकंड हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री मतलब अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होगा या T2G6 कॉन्फ़िगरेशन होगा या EG2 कॉन्फ़िगरेशन होगा या EG4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, देन दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, जिससे परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड सिमेट्री है, मतलब जो हमारा FeCN6 और माइनस है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक, इट हैज लाइगेंड सिमेट्री। तो यहाँ पे सिमेट्री है लाइगेंड। हम इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आयरन है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये है कि वी हैव कॉन्फ़िगरेशन 3d6। 3d6 का मतलब हमारे पास साइनाइड जो है, दिस इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, CN इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। मतलब हमारे पास वो जियोमेट्री आएगी, दैट विल बी दिस, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पेयरिंग विल टेक प्लेस। सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज T2G3 D2G6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पे। मतलब अगर हमारे कंपाउंड में लाइगेंड सिमेट्री होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज 0। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज 0 अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होगी और लाइगेंड सिमेट्री होगी, देन इट इज 0। अब देखो, इतना हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अब इससे आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्पेस लूंगा, I'll take a little space over here। तो देखो हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है दैट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है दैट इज 0। ये कहाँ से देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लाइगेंड फील्ड सिमेट्री में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स 1 आते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स 1 आते हैं। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 नहीं होगा, तो अब क्वाड्रिपोल स्प्लिटिंग होती है, तब हमारे नंबर ऑफ लाइन्स या तो 2 आते हैं इन केस ऑफ आयरन एंड 10, या हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स 6 आते हैं। अब 6 कब आते हैं और 2 कब आते हैं? 2 आती है इन एब्सेंस ऑफ फील्ड व्हेन बी इज नॉट प्रेजेंट। 6 आती है इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड व्हेन बी इज प्रेजेंट, व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो हमें क्या पूछा गया है, इसमें बताना है इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा भी, तब भी हमारे पास क्या आते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड जब फील्ड 0 नहीं होगा, नंबर ऑफ लाइन 6 आते हैं। तो देखो हमें पूछा गया इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, तो एब्सेंस ऑफ फील्ड अगर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, तो नंबर ऑफ लाइन 1 आएगी, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है तो नंबर ऑफ लाइन 6 आएगी। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 1 एंड 6। So answer may differ, you can comment upon your answer, but according to me correct answer should be 1 and 6। next question पे जाते हैं। what is the reactive intermediate formed in elimination addition reaction mechanism of nucleophilic aromatic solution? अगर आप previous year CSR देखोगे तो you can see this question has been asked 5 to 6 times, but इसके basis पे वहां पे reactions आती थी। तो देखो ये एक्चुअली बेंजाइन मैकेनिज्म है। तो बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है? देखो ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है। अगर बेंजीन पे हमारे पास कोई ग्रुप अटैच होगा जिसको हम लीविंग ग्रुप कहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, तो इसको अगर ट्रीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल सोडामाइड Na NH2,
तो बेसिकली सोडामाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा, तो हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। दिस इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्मड, ये हमारे पास बेंजाइन है। तो मतलब पहले क्या हुआ यहाँ पे, पहले यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद अब न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा कोई, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैन ऐड और हियर, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल प्लस, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब पहले एलिमिनेशन हुआ, ये स्टेप एलिमिनेशन है, और दूसरे स्टेप में एडिशन होगा, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज बेंजाइन। So what intermediate is formed? Benzene is formed as an intermediate. So correct option according to me is benzene. Next question पे जाते हैं. This question has been asked from hydroformylation reaction. तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन का हमारे पास टॉलमैन लूप होता है, वहां से डिस्कस होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो कैटालिस्ट्स है वहां से डिस्कस होता है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा कि अगर हमारे पास CO प्लस H2 मिलके बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2 CO8, ये अगर ये बनाते हैं अल्डिहाइड, तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड बनाते हैं, तो एक ही कंपाउंड में हमारे पास अल्डिहाइड है, आई थिंक ब्यूटेनॉल में अल्डिहाइड था, सो इसका करेक्ट आंसर इज ब्यूटेनॉल। जो भी कम जिस भी ऑप्शन में अल्डिहाइड था दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप CSIR नेट की बात करोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। रीडिटरमाइनिंग स्टेप पूछता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन कहाँ पे क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्यूटेनॉल, मतलब जो भी अल्डिहाइडिक आंसर होगा दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीरियम 4 प्लस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दिस इज क्लियर। सीरियम 4 प्लस, अब रीजन क्या है, हैज द टेंडेंसी टू अंडरगो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वी नो सीरियम का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f2 5d0 6s2। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो सकते हैं, ये लॉस हो सकते हैं, मतलब सीरियम कैन एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ना। हमें पता है सीरियम एक लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड्स का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, isn't it? मतलब सीरियम कैन अंडरगो फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, मतलब सीरियम का खुद रिडक्शन होता है, दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है दैट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी ट्रू कि सीरियम 4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सीरियम 4 is used as an oxidizing agent in volumetric analysis. So this is correct. Now why it is used? Cerium has a tendency to undergo transition, to undergo change, to attain +3 oxidation state. Why it attains? Because lanthanides की most stable oxidation state +3 है. So according to me, option 1 is correct. मतलब assertion is correct, reasoning is correct. So if both assertion reasoning are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So this is the correct answer. कि both assertion और reason true है, and reason is the correct explanation. तो तभी हो सकता है जब ये +4 से +3 जाएगा। So this is the correct answer. Next question पे जाते हैं, compared with the conjugated diene. ये मेरे पास conjugated diene है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे with conjugated triene, ये मेरे पास conjugated triene है, तो क्या बताया गया, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंजुगेटेड डाइइन को कंजुगेटेड ट्राइइन से कंपेयर करेंगे, तो कहता है लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज, लैम्डा मैक्स विल डिक्रीज। तो देखो जब भी हम डाइन्स में कंजुगेशन इंक्रीज करते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा होगा लैम्डा मैक्स इंक्रीज बाय 30 यूनिट्स, इजंट इट? मतलब इसका मतलब ये है कि आप डाइइन से बनाते हो ट्राइन, तो क्या होता है, डाइइन से ट्राइन बनाएंगे तो लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज, lambda max will increase। अगर आप डाइन से ट्राइन बनाते हो then lambda max will increase, isn't it? तो देखो E is equal to h nu, मतलब E is equal to hc by lambda। इसका मतलब अगर lambda increase होता है E will decrease, so where is the answer? Lambda max will increase and E will decrease, so this is the correct answer according to me। So let us see this type of question. This question is reductive elimination step in hydrogenation of alkenes by Wilkinson catalyst results in
रिजल्ट्स इन, तो यहाँ पे लिखा है नेग्लेक्टिंग सॉल्वेंट इन कोऑर्डिनेशन सेफेयर। तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये वाली स्पीशीज बनता है रेहोडियम, पीपीएच3 लाइगेंड, पीपीएच3 लाइगेंड, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन होता है, दिस इज अ क्लोरीन बिलो द प्लेन होता है, और यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नेग्लेक्टिंग सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, इस सॉल्वेंट को नेग्लेक्ट करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, दिस इज रेहोडियम, यहाँ पे लाइगेंड है, यहाँ पे लाइगेंड है, यहाँ पे क्लोरीन है, सो दिस इज टी शेप्ड आर एच पीपीएच3। ये लाइगेंड के बदले क्या लिखेंगे, पीपीएच3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीपीएच3, isn't it? और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, so T shaped RH PPH3 whole twice Cl will be formed. This is the correct answer. The correct statement about this is also JK set. All these questions are from JK set 2022. The correct statement about cis and trans citibine is, तो यहाँ पे जे जे कपलिंग पे आंसर दिया गया था। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान है कि जे जे कपलिंग होता है, जे कपलिंग जो होता है, coupling of trans alkene, it is greater than that of coupling of cis alkene. इस बेसिस पे मैं इसका रीजन देता हूँ, रीजन में भी डिफर, आंसर में डिफर, बट मेरे हिसाब से ये इसका आंसर आना चाहिए। हमें पता है ट्रांस अल्कीन का कपलिंग इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 14 जे, और इसका कपलिंग होता है 8 to 9 के आसपास, इजंट इट, 8 to 9 के आसपास। देयरफॉर तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होता है, लगता है कि कपलिंग कांस्टेंट ऑफ ट्रांस सिटिबीन, करेक्ट आंसर लगता है कपलिंग कांस्टेंट जे कपलिंग ऑफ ट्रांसटिबीन इज हायर देन दैट ऑफ सिस्टिबीन। मुझे लगता है दिस वाज ऑप्शन नंबर 1, तो ये करेक्ट आंसर लगता है मुझे। तो these are certain questions which I have discussed in part 3rd of JK set. I hope you might like these questions. If you really like these videos, please share and comment below. Thank you for watching this video.